अपने चैप्टर के लगभग हम लोग लास्ट में पहुंच चुके हैं। तो एक और टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जनांकीय परिस्थिति। जन आंकिकीय, ठीक है, दो शब्द मान लीजिए, जन क्या मान लीजिए, जन प्लस अंककीय या आंकिकीय, और इसी का दूसरा नाम भी होता है जनसांख्यिकीय। ठीक, तो जनसंख्या से संबंधित है या जन से संबंधित है? जन मतलब लोग, जनसंख्या मतलब लोगों की संख्या। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। मतलब इसमें हम ये पढ़ते हैं कि किस उम्र के कितने लोग हैं। इसमें डेमोग्राफिक पिरामिड बनता है। एक पिरामिड समझते हैं, जैसे वो इजिप्ट में पिरामिड देखे जाते थे, जो ऐसे पिरामिड आप समझते होंगे, इजिप्ट के पिरामिड मैं आपको भी दिखाता हूं। प्लस उसमें दूसरी चीज क्या होती है कि किस उम्र के कितने लोग हैं, किस लिंग के कितने लोग हैं, किस क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, लोगों की मृत्यु दर क्या है, कितने लोग जीवित जन्म ले रहे हैं, जनसंख्या कैसे बदल रही है, कितने लोग साक्षर हैं, कैसे लोगों का स्वास्थ्य कितना है, एवरेज एज कितनी यानी कि औसत आयु कितनी है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने से समाज हमें दिखने लग जाता है। जैसे एक चीज होती है ना कि आप कोई मूवी देख रहे हो बैठ करके, तो वो हमें क्या करता है, हमें बहुत सारे अनुभवों से ले जाती है, इधर उधर इधर उधर। हम हंसते हैं मूवी के साथ, रोते भी हैं, कभी कभी खिलखिला करके हंसते हैं, कई बार बहुत अच्छा कुछ सोच पा रहे होते हैं, है ना। जैसे बहुत अच्छी मूवीज, एक इंटरस्टेलर नाम की मूवी थी, इंटरस्टेलर आप देखिएगा कभी। मैं मूवीज इसलिए बताता रहता हूं, अभी तो मैं बहुत टाइम से, मैं बचपन से हॉस्टल में रहा हूं, तो मुझे मूवीज देखने को कभी मिला नहीं। उसके बाद से मैं कॉलेज गया, वहां पर भी हॉस्टल था, लेकिन कॉलेज में बहुत मूवीज देखी मैंने। फिर कॉलेज के बाद भी मैं मूवीज नहीं देख पाया, और अभी भी नहीं देख पाता हूं, अभी मेरे पास टाइम नहीं रहता है। लेकिन कॉलेज के टाइम पर मैं हर शनिवार को मूवीज देखना स्टार्ट करता था, बहुत बार ऐसा किया था, और पूरे शनिवार की रात में मूवीज देखता जाता, तो 4 मूवीज देखता था। और सुबह हमारा सुबह नाश्ता होता था, तो नाश्ता करने के बाद फिर मैं दिन में सोता था संडे को, रविवार को। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत करिएगा, लेकिन उस टाइम पर मैंने बहुत मूवीज देखी और कई मूवीज बहुत अच्छी होती हैं। तो एक इंटरस्टेलर नाम की मूवी है, ये आती है साई फाई में। साई फाई मतलब समझते हैं, साई का मतलब साइंस, फाई का मतलब फिक्शन। तो फिक्शन मतलब होता है जो आप कल्पना कर रहे हो, तो एक वैज्ञानिक कल्पना के आधारित पर ये मूवी है। तो इस तरह की कुछ मूवीज होती है जो आपको काफी कुछ सोचने के लिए काफी सामान दे देती है, काफी मटेरियल दे देती है, तो आप सोचते हो और आपको अच्छा लगता है, आपका दिमाग भी खुलना स्टार्ट होता है। तो जैसे मूवीज हमें कुछ अनुभव देती है ना, क्योंकि हम उसको देख रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, ऐसे ही डेमोग्राफिक्स जो जनसांख्यिकी है वो आपको पूरे समाज के साथ खेलने का मौका देती है। आप समझ पाते हो कि अच्छा ये समस्या चल रही है, बड़े स्तर पर, पूरे सामाजिक स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर कौन कौन सी चीजें हैं जो लोगों को प्रभाव डाल रही हैं, वो हम समझना शुरू कर पाते हैं। और उस हिसाब से जनसांख्यिकी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जनसांख्यिकी की क्या स्थिति थी कब, जब अंग्रेज थे हमारे यहाँ, उसको समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ जो जनगणना स्टार्ट हुई थी ना, अंग्रेजों ने कराई थी, ये उनका एक थोड़ा ठीक ठाक कॉन्ट्रीब्यूशन मान सकते हैं कि जनगणना वो कराते थे। लेकिन उन्हीं जनगणना के जो नतीजे थे वो भी ये बताते हैं कि उन्होंने कितनी ज्यादा दुर्गति कर रखी थी हमारी। ठीक है, तो पहली जनगणना 1872 में शुरू हुई थी, आपकी किताब में 1881 लिखा हुआ है। 1881 से काफी हद तक व्यवस्थित जनगणना होना शुरू हो गई थी। तो व्यवस्थित रूप से हम लोग 1881 से करना शुरू कर चुके थे, लेकिन पहली जनगणना 1872 में हुई थी। और उसके बाद हर 10 साल के बाद से हम लोग जनगणना करते आ रहे हैं। और जनगणना में क्या होता है ना, आपके यहाँ पर जब भी जनगणना एक ऐसा सर्वे है, सर्वे समझते हैं आप क्या होता है? सर्वे का मतलब होता है कि आपको 10 लाख लोगों के साथ क्या हो रहा है ये पता करना है, तो आप उनमें से कुछ लोगों का एक सैंपल सेलेक्ट करते हो। कुछ लोगों का आपने सेलेक्ट कर लिया, 1000 लोगों का। जैसे हमारे जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद एग्जिट पोल आता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो सारे लोगों से थोड़ी पूछा जाता है, कुछ लोगों से पूछा जाता है। लेकिन जनगणना एक ऐसा सर्वे होता है जो सारे लोगों को मिलाकर के किया जाता है, सारे लोगों को। और इसको करने में हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च होते हैं, लेकिन इससे ज्यादा डेटा हमें कहीं मिलता नहीं है कि कहां पे कौन रह रहा है। और ये कराने में काफी चीजों की समस्याएं भी आती है, लेकिन इसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक एंगल से भी, आर्थिक दृष्टि से भी, और बाकी सामाजिक पहलुओं से भी। तो जो हमारी 2011 की जनगणना हुई थी उसको सोशियो इकोनॉमिक सेंसस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोशियो इकोनॉमिक। देखिए, इंग्लिश के थोड़े थोड़े शब्द सीखते रहो यार, उसका फायदा है। हायर एजुकेशन में जाओगे ना तो वो शब्द बहुत कम आएंगे। सोशियो इकोनॉमिक, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या? सामाजिक आर्थिक। तो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से क्या चल रहा है इसके बारे में काफी जानकारी आपको मिल जाती है इस तरह के सर्वे से। तो हुआ क्या, पहली बात आपको समझ में कि 1872 में पहली हुई, फिर 1881 में हुई, फिर हर 10 साल में होती रही। 1921 में सीधे नहीं हुई, 1891 में हुई, 1901 में हुई। मैंने गैप ये डॉट डॉट कर रखा है। 1921 क्यों लिखा हुआ है? 1921 भारत के इतिहास में जनगणना की दृष्टि से बहुत ही
एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। तो इसके पहले एक अलग तरह का फेज चल रहा था, उसके बाद एक अलग तरह का फेज चलने लगा। यहां तक के समय में जनसंख्या भारत की कोई बहुत ही ज्यादा नहीं हुआ करती थी और ना ही बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और 1900, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1914 से 1918 के बीच में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। युद्ध लड़ रहा था, अंग्रेज लड़ रहे थे, हम नहीं लड़ रहे थे, हमारी लड़ाई नहीं थी, लेकिन क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे इसलिए हमारे सैनिकों को भी उनके लिए मरना पड़ा, शहीद होना पड़ा। आप समझ रहे हैं। और मैंने बताया था कि उस समय पर हमारे यहाँ भुखमरी भी फैल रही थी और इन सारे कारणों की वजह से 1921 की जो जनगणना थी ना, उसमें एवरेज एज, औसत आयु बहुत ही कम रह गई थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग बेचारे युद्ध में मर जाते थे, बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल रहा था इसलिए मर जाते थे। और उस समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी कम हुआ करती थी कि बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो पानी से फैलते हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, हैजा है, पानी से, गंदे पानी से भी हो जाता है, चेचक फैला करती थी, टीबी। हमारे इतने महान गणितज्ञ थे रामानुजन जी, उनको भी इस तरह की बीमारी 1920 में उनकी करीब करीब मृत्यु हो गई थी, तो वो भी टीबी से ग्रसित हो गए थे। तो हो क्या रहा था कि छोटी छोटी बीमारियां हमें बहुत परेशान कर देती थी, जिनको आज हमारे पास इलाज है। और उस समय पर 1914 से 1918 का जो समय था उसने हमारे देश में जनसंख्या की दर को बहुत कम कर दिया था, निगेटिव भी हो गई थी बहुत सारी जगह पर। तो हुआ क्या था कि 1921 तक जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही थी वो एक अलग फेज था, बहुत ज्यादा नहीं थी। इसके बाद से फिर जनसंख्या बढ़ती गई और उसमें भी 60 के दशक में और 70 और 80 के दशक में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी थी। हालांकि 70 के दशक में एक बहुत कंट्रोवर्शियल मतलब जिसमें वाद विवाद हो, विवादित रूप से जो चीजें होती है, जैसे कि इमरजेंसी लगा दी गई थी, तो बहुत सारे लोगों को जनसंख्या को जबरदस्ती रोकने के लिए नसबंदी की गई थी, है ना। तो वो सारी चीजें भी हुई हैं, लेकिन जनसंख्या बहुत तेजी से 1921 के बाद बढ़ना स्टार्ट हुई। ठीक, तो ये पहले भी रेट रहता था लेकिन बहुत लोग मर जाते थे बहुत सारे कारणों की वजह से, और उसमें बहुत दुख होता था। बहुत सारे लोग ऐसे, इनका मानना है कि इतिहास में सब कुछ अच्छा था और जो भी हमारे पास फैक्ट्स आते हैं, जो तथ्य आते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमेशा से ऐसा नहीं था। जैसे हमारे यहाँ पर एक पैरामीटर होता है, पैरामीटर समझते हैं, जैसे हम किसी चीज को समझना चाह रहे हैं तो उसको नापने के लिए हम कुछ बनाते हैं, उसी को एक को बोल सकते हैं पैरामीटर। तो एक पैरामीटर होता है सकल मृत्यु दर। सकल मृत्यु दर मतलब कि पूरी जनसंख्या में हर 1000 लोगों पर कितने लोग मर जाएंगे या प्रति 1 लाख लोगों पर कितने लोग मर जाएंगे, उसका हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि इतने लोग इस वर्ष में मरते चले जाएंगे। ऐसे ही एक होता है शिशु मृत्यु दर, बच्चे का जन्म हुआ और उसके बाद से बच्चा मर गया, समझ रहे आप। तो उस समय पर जब देश आजाद हुआ था ना, तो करीब करीब एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है लेकिन 200 से ज्यादा था, शायद 218 ऐसा कोई संख्या थी कि अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 218 मर जाते थे। मेरे नाना जी थे, मेरे नाना जी 7 भाई बहन हुआ करते थे और अकेले मेरे नाना जी बचे थे, यानी कि 6 भाई बहनों की उनकी मृत्यु हो गई थी। तो माँ बाप के लिए बहुत कष्ट होता है जब उनके बच्चे मर जाते हैं। तो जो लोग इतिहास को हर बात में बहुत ग्लोरीफाई करते हैं उनको समझना चाहिए कि स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी खराब हुआ करती थी कि इतनी ज्यादा स्थिति खराब होती थी। और आज हम वो संख्या 33 पर ले आए हैं। मतलब अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो लगभग 33 बच्चे जिनकी मृत्यु हो जाती है जन्म के बाद। तो अभी भी सोचिए कि 967 बच्चे जो हैं वो जीवित रहते हैं। और अगर आप विकसित देशों की बात करोगे, विकसित, तो वहां पे संख्या बहुत ही कम है, 2 है, 5 है। बताइए, तो अभी भी हमें बहुत, मतलब वी हैव माइल्स टू गो, हमें बहुत लंबी यात्रा अभी भी तय करनी है। लेकिन आप ऐसे सोचिए ना कि 218 मतलब 10 बच्चे में से 2 बच्चे मर जा रहे हैं, कितना दुखदायी होता होगा वो, है ना। ऐसे तो शिशु मृत्यु दर की हम लोग ने बात कर ली। अब शिशु मृत्यु दर हम लोग क्या निकालते हैं? प्रति 1000 पर निकालते हैं कि 1000 बच्चों का जन्म हुआ और उसमें से कितने बच्चे जीवित नहीं रह पाए। तो ये सारी चीजें भी बहुत ही दयनीय थी। साक्षरता, अच्छा साक्षरता की बात कर लेते हैं। अब साक्षरता क्या होता है? साक्षरता का मतलब होता है साक्षर, जिनको किसी भी एक भाषा में पढ़ना और लिखना आता है। आपकी कोई भी अपनी भाषा है, मातृभाषा, आप उसको पढ़ लेते हो और उसमें अपना नाम थोड़ा सा बहुत हल्का हल्का लिख लेते हो, उनको भी हम साक्षर बोलते हैं। और भारत की आजादी के समय साक्षरता दर 16% भी नहीं थी। मतलब 6 लोगों में से, या ऐसे मान लो 6 लोग हैं तो उनमें से एक आदमी बमुश्किल पढ़ा लिखा होता था, वो भी अपना नाम पढ़ पा रहा है और चीजें थोड़ी थोड़ी समझ पा रहा है। इतनी खराब हालत थी। और महिलाओं की स्थिति तो भाई 7% महिलाएं, मतलब समझ रहे आप कि लगभग 15 या 14 महिलाओं में से एक महिला को पढ़ना आता था। ये हमारे देश की स्थिति थी जब अंग्रेज हमें छोड़ करके गए थे। इतनी खराब स्थिति से आज हम यहां तक पहुंचे हैं। तो कई बार हमारे समाज में इस तरह के प्रश्न भी चलते हैं कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया। और अपरिचित एक पिक्चर आई थी, अपरिचित,
जिसमें ऐसी बात होती थी कि सिंगापुर का कितना डेवलपमेंट हो गया, जापान का कितना डेवलपमेंट हो गया। बात सही है, उन देशों ने बहुत डेवलपमेंट किया है, लेकिन भारत के साथ ही आजाद होने वाले बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। हम लोगों के 5 देश मिलकर के हम लोगों ने एक गुट निरपेक्ष ग्रुप बनाया था। गुट निरपेक्ष मतलब हमें किसी भी देश से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। और 2 शक्तियां थी उस समय, एक था अमेरिका, एक था सोवियत संघ रूस। तो उसमें 5 देश आते थे, इंडोनेशिया, इजिप्ट, घाना और यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया के 5 टुकड़े हो चुके हैं। घाना में बहुत दिन तक डिक्टेटरशिप, यानी कि डिक्टेटर समझते हैं आप, जो एक राजा बन जाता है फिर बहुत दिन तक रूल करता रहता है, वैसी स्थिति रही। इजिप्ट में भी वही हुआ। इजिप्ट में होस्नी मुबारक नाम का एक इंसान था जिसने बहुत दिन तक तानाशाही दिखाई। हाँ, डिक्टेटर को बोलते हैं तानाशाह, तो तानाशाह बन गए, वैसी स्थिति रही। इंडोनेशिया में बहुत ही कठिन शरिया कानून लगा हुआ है, जिसमें शरिया का भी अलग अलग तरह से रूप रहते हैं। ऐसा नहीं कि सारे उसके एस्पेक्ट खराब होंगे, लेकिन बहुत बार किसी ने कुछ ऐसा किया तो उसको पब्लिक में चौराहे पे बैठा करके कोड़े मारते हैं। तो इस तरह की जो हमारे साथ देश चलना शुरू हुए थे उनमें से हमारी स्थिति बहुत अच्छी भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ अच्छा है, अभी भी 33 बच्चे हैं हमारे यहाँ जो मर जा रहे हैं 1000 में से, तो बहुत कुछ है करने को, लेकिन हम लोगों ने बहुत कुछ किया भी है। जो लोग ये समझते हैं कि सब कुछ खराब रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए तो एक बार की कैसी स्थिति थी, हमारे पास खाने को नहीं हुआ करता था। 15 में से या 14 में से एक महिला पढ़ी लिखी थी। आज देखिए, आज हमारे यहाँ कैसी कितने पावरफुल स्टेज पर महिलाएं बैठी हुई हैं, समझ रहे हैं आप। आज हमारी वित्त मंत्री, पूरे देश में समझिए कितना पैसे का हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और इकोनॉमिक्स के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो देश भर में पोस्ट है वो वित्त मंत्री की है, और वो भी हमारे यहाँ एक महिला है, निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत लंबी यात्रा तय की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत लंबी यात्रा तय करना बाकी है। ऐसे ही एक बात आती है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्ट कितना करते हो आप। तो हमारे यहां पर आजादी के समय औसतन एक इंसान 44 साल तक जिंदा रहता था। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी 44 साल में आएगा और मर जाएगा, ऐसा नहीं था। कोई बहुत लंबी आयु तक भी जीते थे, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत कम आयु में मर जाते थे। छोटी छोटी बीमारियों से लोग मर जाते थे। पोलियो तो बहुत दिन तक हमें परेशान किया पोलियो ने, और अब हम लोगों ने पोलियो पर जीत पा ली है। अब हमारे यहाँ पोलियो के केसेस नहीं होते। मलेरिया से बहुत लोग मरते थे, अब हमारे यहाँ मलेरिया को हम लोग बचा लेते हैं। कुष्ठ, कुष्ठ की बहुत हालत खराब होती थी। कुष्ठ मतलब कोढ़ हो जाता था। मैं भूल रहा हूं उसको क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी, एक को तो मिर्गी बोला करते हैं और एक को खैर छोड़िए। कोढ़ जो होता है ना, उससे भी बहुत ज्यादा हालत खराब होती थी। तो हमारे एक क्रिकेटर है जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद थे, राहुल द्रविड़। तो एक जब मैं छोटा था तो एक एडवर्टाइजमेंट आया था, एमडीटी खाओ कुष्ठ मिटाओ। ठीक है, तो भारत सरकार ने बहुत दम लगाया, हमारी सरकार ने, और हमारे देश से लगभग कोढ़ को साफ कर दिया है। तो हमारा जो क्रिकेटर थे वो थे राहुल द्रविड़, और उन्होंने इसका बहुत एडवर्टाइज किया करते थे कि कैसे भी कुष्ठ को हमें मिटाना है। तो हम लोगों ने बहुत सारे तरीके से, बहुत चेचक से लोगों के चेहरे पर भयंकर दाने हो जाते थे और कुछ लोग मर भी जाते थे, बहुत बड़ी चेचक निकलती थी। ठीक है, तो ये सारी चीजों से हमने लड़ा है और हमने जीता है। और हमारे देश की हालत जब अंग्रेज थे उस समय पर इतनी खराब हालत थी इन सारे पैरामीटर्स में, तो अंग्रेजों के जाने के बाद से कई लोग बोलते हैं कि क्या फायदा हुआ, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आ गए। हमारे नेताओं के लिए बोलते हैं। कई नेता हैं जो भ्रष्ट हैं, कई नेता हैं जो गलत काम करते हैं, लेकिन उन्हीं नेताओं में से कई लोगों ने बहुत अच्छा काम भी किया है, हमें उनको भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे बहुत सारे अधिकारी हैं जो बहुत करप्ट है, बहुत भ्रष्टाचारी है ना। कुछ उनकी सैलरी और उससे कहीं ज्यादा उन्होंने संपत्ति अर्जित कर ली है, लेकिन बहुत सारे अधिकारियों ने, एक मेनन साहब अधिकारी थे हमारे देश की आजादी के बाद से, जिन्होंने भारत को एक करने में सरदार पटेल जी के साथ जो काम किया था ना, पूरा विश्व सराहना करता है उनकी। तो हमारे बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनकी भी हमें तारीफ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी बदौलत हम 16% साक्षरता दर से लगभग 80% साक्षरता दर पर पहुंच पाए हैं। हम महिलाओं के लिए 7% की जो साक्षरता दर थी वहां से 70% से ऊपर पहुंच पाए हैं। तो उन लोगों ने मेहनत की है, हमें उनकी मेहनत को सलाम करना चाहिए, और हमें अपने ऊपर भी थोड़ा सा एक गर्वानुभूति हो सकती है अपने समाज के ऊपर कि हम लोगों ने काफी अच्छा भी किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समस्या खत्म हो गई, समस्या अभी भी है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैं बता रहा था, उस समय एवरेज औसत उम्र 44 वर्ष थी, आज हो गई है 69 वर्ष। समझ रहे हैं? मतलब आज एक आदमी 70 साल तक लगभग जीवित रह सकता है। जबकि कई बार इस तरह के आर्गुमेंट्स आते हैं कि अब कितना प्रदूषण हो गया है, और दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लगभग 7 साल ऑन एन एवरेज आपकी उम्र कम हो जाती है। वो सारी बातें सही हैं, लेकिन और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है कि हमने बीमारियों पर काफी हद तक विजय पा ली है। बहुत सारी बीमारियों पर अभी एक बीमारी आ गई है, कोरोना वायरस। ठीक है, उसकी वजह से कोविड-19 बीमारी चल रही है, तो उस पर भी हमें विजय पाना, और हम पा लेंगे। समझ रहे ना आप? क्योंकि हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं। और कई लोग बोलते हैं अभी हम लोग को 1 महीने से ज्यादा 1.5 महीना हो गया घर में रहते हुए, सारा लॉकडाउन चल रहा है। ठीक, तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि क्या कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिक, है ना।
अभी तक दवाई नहीं बना पाया। अरे मैगी थोड़ी बना रहे हैं यार, मैगी बन रही है, 2 मिनट में मैगी बन जाएगी भाई। दिमाग लगा रहे हैं, बहुत कठिन है वो काम, समझिए, है ना। तो उसमें वो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और हम उनको भी सलाम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात क्या की, हम लोगों ने जो बात की वो ये टॉपिक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए आपको लग रहा हो कि मैं क्या क्या सुना दे रहा हूँ। और अगर आपको इसमें लग रहा है कि मैं ज्यादा डिबेट कर रहा हूं तो आप प्लीज कमेंट में लिख करके बताइए, मैं इस तरह की चीजें नहीं बताया करूंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बताइए, मैं थोड़ा थोड़ा आपको और भी चीजें बताता रहूंगा। तो जनसांख्यिकी में हम क्या पढ़ते हैं, कितने उम्र के कितने लोग हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों की ऑन एन एवरेज एज क्या है, लोगों की कितनी मृत्यु दर है, जन्म दर क्या है, कितने बच्चे हैं जो जन्म के साथ में ही मर जा रहे हैं, लोगों का शारीरिक स्थिति कैसी है, कितने बच्चे हैं, भुखमरी तो नहीं हो रही। हमारे एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, अमर्त्य सेन जी, उनकी एक किताब है जिसमें वो असमानता की और भुखमरी की बात करते हैं। तो उससे भी ये स्पष्ट होता है कि जो भी लोकतंत्र है, भले ही लोकतंत्र गरीब रहे लेकिन भुखमरी नहीं होती है। अंग्रेजों के समय हमारे यहाँ पर 3-4 भुखमरी इतनी खराब हुई है ना, एक 1769 से लेकर के 1773 के बीच में भुखमरी हुई थी, जिसमें करीब करीब 1 करोड़ लोग भूख से मर गए थे, 1 करोड़ लोग। और आज हमारे यहां अभी थोड़े दिन पहले झारखंड में घटना हुई थी, एक छोटी सी बच्ची थी जो भूख की वजह से मर गई थी। दिल्ली में भी एक परिवार मिला जो भूख से मर गया। तो ऐसी दर्दनाक घटनाएं भी हो जाती हैं, लेकिन वो इक्का दुक्का है, नहीं पता चल पाया। हमारी सरकार उन लोगों को फ्री में खाना भी देती है, ठीक। तो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी भी हुई हैं, लेकिन उनके समय इस टाइम पर, फिर 1940 के दशक में और 1910 के दशक में भी, ठीक है, इस दशक में भी भुखमरी बहुत बड़ी थी और ज्यादातर बंगाल में इस तरह की हालत रही है। तो हम लोगों ने क्या बात की कि जनसांख्यिकी कैसा था और अंग्रेजों के समाज पर ये जो स्थितियां थी, ये अंग्रेजों के समय की स्थितियां थी, ये 44, 7%, 16%, है ना, 218 बच्चों का मर जाना, ये छोड़ करके गए थे अंग्रेज हमारे देश में। और उसके बाद हम कहां तक पहुंचे हैं। तो अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का जो भी जैसे सुएज कैनाल की बात थी वो हम लोग पहले कर चुके हैं, ऐसे ही जो इसका कंक्लूजन है, पूरी स्थिति है, इसका जो रिवीजन है वो हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।